आप सभी लॉ स्टूडेंट एवं अधिवक्ता साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो की थंबनेल में देख चुके हैं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के लिए NDPS एक्ट 1985 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, क्योंकि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में 2026 तक MP ADPO की वैकेंसी आ जाएगी। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर आप ADPO की तैयारी कर रहे हो, अगर ADPO से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। चलिए हम देख लेते हैं जो NDPS एक्ट 1985 का है, इसमें एग्जाम में किस तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। इसका जो एक्ट नंबर है 61 और इसमें 6 चैप्टर है, 83 धाराएं हैं। 14 नवंबर 1985 को यह संपूर्ण भारत देश में लागू किया गया था और 16 सितंबर 1985 को राष्ट्रपति की सहमति मिली थी। यह भी आपको पता होना चाहिए। पहला प्रश्न इस प्रकार है, NDPS एक्ट 1985 का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य था स्वापक औषधि से संबंधित विधि का समेकन और संशोधित करना। बी ऑप्शन, NDPS के अवैध व्यापार से प्राप्त या उसमें प्रयुक्त संपत्ति के संभरण का उपबंध करने के लिए। सी, स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के उपबंधों को क्रियान्वयन करने के लिए। यह तीनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद दूसरा, NDPS एक्ट 1985 वर्गीकृत किया गया है। NDPS एक्ट है 6 अध्याय में और 83 धाराओं में वर्गीकृत किया गया है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसका एक्ट नंबर 61 है। तीसरा, NDPS एक्ट 1985 के तहत प्राधिकरण और अधिकारी एवं परामर्श समिति के बारे में उपबंध किया गया है। पहला चैप्टर है जो प्रारंभिक की बात करता है, जो धारा 1 से लेकर 3 तक चलता है। दूसरा चैप्टर 4 से लेकर 7 तक चलता है, जो बात करता है प्राधिकरण और अधिकारी की, और इसमें पूछा भी गया है प्राधिकरण और अधिकारी के बारे में, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और तीसरा चैप्टर चलता है 8 से लेकर 14 तक, और चौथा चैप्टर में ऑफेंस और पेनल्टी बताई गई है, जो 15 से लेकर 40 तक चलता है। इस प्रकार आपको 6 के 6 चैप्टर भी याद होने चाहिए, कौन सा चैप्टर कहाँ से कहाँ तक चलता है। इसके बाद चौथा, औषधि के दुरुपयोग के कंट्रोल के लिए राष्ट्रीय निधि का उपबंध किया गया है। राष्ट्रीय निधि का उपबंध किया गया है धारा 7A, जिसे चैप्टर 2 में परिभाषित किया गया है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद पांचवा, NDPS एक्ट 1985 के तहत अपराध एवं शास्ति के बारे में उपबंध किया गया है। NDPS में 4 शब्द आते हैं और अपराध भी चौथे चैप्टर में है, लगा दीजिए बी ऑप्शन, अध्याय 4 के तहत। इसके बाद छठवां, NDPS एक्ट 1985 का विस्तार है, संपूर्ण भारत देश में इसका विस्तार है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा।
सातवां, स्वापक औषधि यानी कि NDPS 1985 लागू होगा। यह भारत के सभी नागरिकों पर, भारत के बाहर नागरिकों पर भी लागू होता है। भारत में रजिस्ट्रीकृत वायुयान, जलयान बी, भारत के बाहर भारत के सभी व्यक्तियों पर। सी, भारत में पंजीकृत जलयान एवं वायुयान पर सवार सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आठवां, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? यहाँ पर आपको गलत बताना है। NDPS एक्ट 1985 लागू है, संपूर्ण भारत पर तो लागू है, जो सही है डी ऑप्शन, संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर, जो गलत है। जब संपूर्ण भारत में लागू है तो जम्मू कश्मीर को क्यों छोड़ दिया जाएगा? इसलिए बी ऑप्शन ही गलत है इसका। इसके बाद नौवां, NDPS एक्ट 1985 किस पर लागू है? NDPS एक्ट है जो पहला, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में, इसलिए पहला नहीं होगा इसका। दूसरा, पूरे भारत में, जिसमें दो है वही सही हो जाएगा, बी या डी ऑप्शन सही होगा। तीसरा, भारत के बाहर भारत के सभी नागरिकों पर, तीसरा भी सही है, इसलिए डी ऑप्शन लगा दीजिए। 2, 3, 4। इसके बाद 10वां, NDPS एक्ट 1985 किस तिथि से लागू किया गया? लागू किया गया NDPS एक्ट बाल दिवस पर लागू किया गया था, 14 नवंबर 1985 को, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 16 सितंबर 1985 को राष्ट्रपति की सहमति मिलती है। 11, NDPS एक्ट संशोधन अधिनियम 2014 कब प्रवृत्ति में आया, यानी कि कब लागू किया गया था? 2014 का जो संशोधन हुआ था 1 मार्च 2014 से, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 12, व्यसनी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, यानी कि एडिक्ट, इसे परिभाषित किया गया है 2(1) में। जो NDPS पर पूर्णता आश्रित है उसे हम एडिक्ट कहते हैं, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा। 13, NDPS एक्ट 1985 के अंतर्गत एडिक्ट से तात्पर्य है, एडिक्ट से तात्पर्य है जो NDPS पर पूर्णता आश्रित है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही। इसके बाद 14, कैनविस हेम्प से अभिप्रेत है। कैनविस हेम्प को 2(3) में परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत चरस भी आता है, गांजा भी आता है। सी, कैनविस के पौधे से फूलने और फलने वाले सिरे भी आते हैं, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। 15वां, NDPS एक्ट 1985 चरस को परिभाषित किया गया है, चरस को परिभाषित किया गया है 2(3)(a) में। चरस गांजा और कैनविस के पौधे से फूलने और फलने वाले सिरे, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। 16, केंद्र सरकार के कारखानों को परिभाषित किया गया है NDPS की धारा 2(4)(a) के तहत। ऐसे कारखाने जिसमें केंद्र सरकार का 51% शेयर धारण किया है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। 17, केंद्र सरकार के कारखानों से अभिप्रेत है, यहाँ पर 51% धारण करती है, इसलिए इसका भी बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 18, निम्नांकित में से कौन सा कथन गलत है?
यहाँ पर आपको गलत बताना था। अधिकांश लॉ स्टूडेंट पढ़ते नहीं हैं और गलत को छोड़ देते हैं जल्दबाजी में, इसलिए पहले तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। कोका के व्युत्पाद से अभिप्रेत है, यहाँ पर 0.01% अधिक कोकेन हो, इसमें अधिक नहीं लिखा है, यही गलत है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 19, कोका के व्युत्पाद से अभिप्रेत नहीं है। कोका के व्युत्पाद से अभिप्रेत नहीं है चरस। कच्चा कोकेन भी आता है, एक गोगेन भी आता है, कोकेन भी है, लेकिन चरस शामिल नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। 20, निम्न में से कौन सा कोका डेरिवेट नहीं है? इसका जो ए ऑप्शन है, एक गोगेन के व्युत्पाद। सी, कोका के पौधे की पत्ती जिसमें से अन्य एल्केलाइड निकाल दिए गए हैं, यही शामिल नहीं है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 21, निम्नांकित में से कौन सा कथन गलत है? कोका की पत्ती से अभिप्रेत है, यानी कि DLP, कोका डेरिवेट, कोका लीफ, कोका प्लांट। कोका पत्ती को परिभाषित किया गया है 2.6 में और कोका के व्युत्पाद को परिभाषित किया गया है 2.5 में। कोका के पौधे को परिभाषित किया गया है 2.7 में। यहाँ पर कोका की पत्ती यानी कि 2.6 में नहीं आता है। इसका जो डी ऑप्शन है, कोका के पौधे की पत्ती जिससे सभी एक गोगेन कोकेन और कोई अन्य एक गोगेन एल्केलाइड निकाल लिए गए हैं, वह अभिप्रेत नहीं है, इसका गलत है, जो डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 22, एरिथ्रोजाइलन वंश की किसी जाति के पौधे से अभिप्रेत है। यह एक प्रकार की स्वापक औषधि है जिसे हम 2.7 में परिभाषित करते हैं। कोका का पौधा एरिथ्रोजाइलन वंश की प्रजाति का है, एक प्रकार की स्वापक औषधि है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23, पेपेबर सोमनीफेरम एल जातियों का पौधा होगा। एल जाति का पौधा होगा अफीम पोस्ट, इसका बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 24, आवश्यक स्वापक औषधि से अभिप्रेत है। आवश्यक स्वापक औषधि से अभिप्रेत है केंद्र सरकार द्वारा चिकित्सीय और वैज्ञानिक उपयोग के लिए अधिसूचित स्वापक औषधि, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 25, NDPS एक्ट के अंतर्गत अवैध व्यापार को परिभाषित किया गया है। अवैध व्यापार को परिभाषित किया गया है 2.8B में, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अवैध व्यापार बी से। 26, NDPS के संबंध में अवैध व्यापार से अभिप्रेत है कोका के पौधे के किसी भाग का संग्रह करना। बी, कोका या अफीम पोस्ट या कैनबिस के पौधे की खेती करना। सी, स्वापक औषधि मन प्रभावी पदार्थों के अंतर्राज्यीय आयात निर्यात भी अवैध व्यापार में शामिल है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद 27, एक्ट की धारा 2 के अंतर्गत अल्प मात्रा एवं वाणिज्यिक मात्रा वर्णित करने संबंधी अधिसूचना में हेरोइन
कि वाणिज्यिक मात्रा वर्णित है। वाणिज्यिक मात्रा हेरोइन की 250 ग्राम, जिसमें सजा का प्रावधान है 10 साल से कम नहीं 20 साल तक की हो सकती है और जुर्माना 1 लाख से कम नहीं 2 लाख तक हो सकता है। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाता कि अल्प मात्रा, तो आप 5 ग्राम में टिक लगाते, लेकिन वाणिज्यिक मात्रा पूछा गई है हेरोइन की जो 250 ग्राम है। इसके बाद 28 एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंतर्गत मॉर्फिन की कितनी मात्रा व्यावसायिक मात्रा मानी जाती है? 250 ग्राम से अधिक, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 एनडीपीएस के संबंध में अवैध व्यापार में सम्मिलित है। अवैध व्यापार में सम्मिलित किया गया है स्वापक औषधियों का उत्पादन या विक्रय, बी स्वापक औषधियों का उपयोग, सी कोका या अफीम पोस्ट की खेती करना, डी उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन छांटना है। एनडीपीएस पदार्थ के संबंध में विनिर्माण के अंतर्गत आता है। विनिर्माण के अंतर्गत आता है ऐसी सभी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा ऐसी औषधियाँ या पदार्थ उत्पादन द्वारा प्राप्त किए जाए। इसका डी ऑप्शन असत्य हो जाएगा। इसके बाद 31 निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? विनिर्मित औषधि से अभिप्रेत है। ऐसी कोई स्वापक औषधि या निर्मित जिसको केंद्र सरकार उसकी प्रवृत्ति के बारे में उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखते हुए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्मित घोषित ना करें, घोषित करे, यही असत्य है, डी ऑप्शन। 32 स्वापक औषधि से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत विनिर्मित औषधियाँ सम्मिलित नहीं हैं। कोका की पत्ती शामिल है, कैनबिस हेम्प शामिल है, अफीम पोस्ट तृण भी शामिल है, लेकिन चाय की पत्ती शामिल नहीं है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 33 स्वापक औषधि से अभिप्रेत है। स्वापक औषधि से अभिप्रेत है मेथाक्यूलेन, बी अफीम पोस्ट का स्कंदित रस, सी कोका की पत्ती, कैनबिस हेम्प, अफीम पोस्ट के तृण एवं इसके अंतर्गत सभी विनिर्मित औषधि शामिल है स्वापक औषधि से, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 कैनबिस हेम्प की पत्तियां होती हैं, एक प्रकार की स्वापक औषधि ही होती हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 35 सामान्यतः हेरोइन के नाम से पुकारा जाने वाला पदार्थ एक स्वापक औषधि है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 एनडीपीएस एक्ट 1985 में अफीम को परिभाषित किया गया है। अफीम शब्द को परिभाषित किया गया है 2(15) में, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। 37 अफीम की परिभाषा में शामिल है, ए ऑप्शन। ऐसी कोई निर्मित जिसमें 0.2% से अधिक मॉर्फिन हो, बी मॉर्फिन पोस्ट का स्कंदित रस, सी अफीम पोस्ट के स्कंदित रस का कोई मिश्रण, चाहे वह निष्प्रभावी पदार्थ सहित या उसके बिना हो, डी सभी विकल्प सही है। अफीम
की परिभाषा में आते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें आपको असत्य कथन छांटना है। अफीम से अभिप्रेत है। अफीम से अभिप्रेत है अफीम पोस्ट का स्कंदित रस। बी अफीम पोस्ट के स्कंदित रस का निष्प्रभावी पदार्थ सहित मिश्रण। सी अफीम पोस्ट के स्कंदित रस का निष्प्रभावी पदार्थ सहित मिश्रण। यह तीनों हैं, लेकिन डी ऑप्शन नहीं है। अनधिक मॉर्फिन नहीं है, इसलिए इसका डी गलत हो जाएगा। 39 अफीम के व्युत्पाद से अभिप्रेत है सभी निर्वृत्तियां जिनमें 0.2% से अधिक मॉर्फिन। यहाँ पर अनधिक लिखा है, इसलिए डी ऑप्शन होगा इसका। इसके बाद 40 कोका का पौधा से आशय कौन सी जाति के वंश के पौधे से है? कोका का पौधे से तात्पर्य है एरिथ्रोजाइलन वंश की जाति। इसका बी ऑप्शन होगा और 2.7 में से परिभाषित किया गया है। इसके बाद 41 निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? पोस्ट तृण से अभिप्रेत है फसल कटाई के पश्चात। अफीम पोस्ट के बीज नहीं आते हैं, इसमें लिखा है असत्य, इसलिए इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। 42 पोस्ट तृण सांद्र से अभिप्रेत है ए ऑप्शन। उस समय उत्पन्न पदार्थ जब पोस्ट तृण का उसके एल्केलाइड के सांद्रित के लिए प्रसंस्करण प्रारंभ कर दिया हो। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 कोई प्राकृतिक या संश्लेषित पदार्थ या कोई प्राकृतिक सामग्री अथवा ऐसे पदार्थ या सामग्री का कोई लवण जो अनुसूची में स्पेसिफाई मन प्रभावी पदार्थों की सूची में सम्मिलित निर्मित कहलाती है, उसे हम कहते हैं मन प्रभावी पदार्थ। इसका डी ऑप्शन सही होगा। 44 एनडीपीएस एक्ट की धारा 2 के अंतर्गत अल्प तथा वाणिज्यिक मात्रा निर्धारित करने वाली अधिसूचना में हेरोइन की अल्प मात्रा 5 ग्राम होनी चाहिए। अगर वाणिज्यिक मात्रा पूछता तो आप 250 ग्राम पर टिक लगाते, इसलिए इसका डी ऑप्शन है अल्प मात्रा। 45 एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंतर्गत हेरोइन की कितनी मात्रा मध्यम मात्रा मानेंगे? अल्प मात्रा तो 5 ग्राम मानी जाती है और वाणिज्यिक मात्रा 250 ग्राम है, लेकिन यहाँ पर 250 भी नहीं है, इसलिए 300 तो वाणिज्यिक मात्रा में जाएगा, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 200 ग्राम। 46 भारत के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से भारत के किसी दूसरे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में ले जाना अभिप्रेत है अंतर्राज्यीय निर्यात कहलाता है। इसका सी ऑप्शन सही है। 47 उसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना अभिप्रेत है, इसे हम परिवहन कहते हैं। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 मन प्रभावी पदार्थ की सूची में जोड़ने या उसमें लोप करने की शक्ति का प्रावधान किया गया है धारा 3 के तहत। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है। इसके बाद 49
मन प्रभावी पदार्थों की सूची में किसी पदार्थ को जोड़ने या लोप करने की शक्ति केंद्र सरकार को प्राप्त है धारा 3 के अंतर्गत। इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 50 एनडीपीएस और मध्य प्रदेश अधिनियम की अनुसूची में स्पेसिफाई मन प्रभावी पदार्थ की सूची में जोड़ने या कम करने की शक्ति किसे है? केंद्र सरकार के पास है। इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 51 एनडीपीएस आदि के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के निवारण और रोकथाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा उपाय किया जाना प्रावधानित है। धारा 4 में रोकथाम की बात की गई है। इसलिए बी ऑप्शन सही होगा इसका। 52 एनडीपीएस एक्ट 1985 के उपबंध के अधीन रहते हुए निम्नांकित में से कौन स्वापक औषधियों और मन प्रभावी पदार्थ के दुरुपयोग तथा उनके अवैध व्यापार के निवारण और रोकथाम के प्रयोजनों के लिए और उनके चिकित्सीय और वैज्ञानिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे सभी उपाय करेगी जो आवश्यक और समीचीन हो? केंद्र सरकार उपाय करेगी। इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। 53 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मादक द्रव्यों की बुराइयों से लड़ने तथा उनको रोकने हेतु उपाय करने का दायित्व केंद्र सरकार पर होता है। इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। 54 मादक द्रव्य एवं मनोउत्तेजक पदार्थ एक्ट की किस धारा के अंतर्गत नारकोटिक कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है? 213 परिभाषा में परिभाषित है और धारा 5 के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है। इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 55 एनडीपीएस एक्ट के अधीन केंद्र सरकार अफीम पोस्ट की खेती और अफीम के उत्पादन के अधीक्षण से संबंधित कार्य करने के लिए निम्नांकित में से किसे नियुक्त करेगी? स्वापक औषधि आयुक्त को नियुक्त करती है केंद्र सरकार धारा 5 में। इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 56 नारकोटिक कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करती है धारा 5 में और परिभाषित किया गया है नारकोटिक कमिश्नर को 213 में। इसका सी ऑप्शन सही होगा। 57 एनडीपीएस परामर्श समिति का गठन किया गया है एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 6 में सलाहकार समिति यानी कि परामर्श समिति का गठन किया गया है। इस प्रकार हमने आपको याद करवाया था 6 में सलाहकार समिति। इसलिए बी ऑप्शन सही होगा इसका। इसके बाद 58 मादक द्रव्य और मनोउत्तेजक पदार्थ परामर्शदाती समिति जिसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है में अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की अधिकतम संख्या 20 होगी, जिसमें एक अध्यक्ष होगा और 20 अन्य सदस्य होंगे। इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। 59 एनडीपीएस पदार्थ परामर्श समिति में सदस्यों की संख्या अधिकतम 20 होती है। इसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 60 निम्नांकित में से कौन ऐसे अधिकारियों को ऐसे पदाभिमानों सहित जो वह इस एक्ट के प्रयोजन के लिए ठीक समझे
नियुक्त कर सकेगी राज्य सरकार। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 61 एनडीपीएस एक्ट की निम्नांकित में से किस धारा के तहत औषधि के दुरुपयोग के कंट्रोल के लिए राष्ट्रीय निधि की स्थापना का प्रावधान किया गया है? धारा 7A में, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। 62 राष्ट्रीय नशीली दवा दुरुपयोग कंट्रोल निधि की स्थापना किस वर्ष में की गई है? 1989 में की गई है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1989। 63 निम्नांकित में से कौन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक निधि स्थापित करेगी जो राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग कंट्रोल निधि कहलाएगी? केंद्र सरकार। इसका डी ऑप्शन सही है। 64 औषधि के दुरुपयोग के कंट्रोल के लिए राष्ट्रीय निधि स्थापित की जाती है केंद्र सरकार द्वारा। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 65 राष्ट्रीय निधि के अधीन वित्त पोषित क्रियाकलापों का वार्षिक रिपोर्ट संबंधी प्रावधान किया गया है। धारा 7B में वार्षिक, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 66 औषधि के दुरुपयोग के कंट्रोल के लिए राष्ट्रीय निधि में जमा किया जाएगा, ए ऑप्शन, वह रकम जो केंद्र सरकार इस निमित्त संसद की विधि द्वारा विनियोग के पश्चात उपलब्ध कराए। बी ऐसे कोई अनुदान जो किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दिए जाए। सी राष्ट्रीय निधि में जमा की गई रकम के विनिधान से कोई आय। इसका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। 67 राष्ट्रीय निधि का उपयोजन केंद्र सरकार द्वारा निम्नांकित में से किस उपयोग के संबंध में उपगत व्यय की पूर्ति के लिए किया जाएगा? स्वापक औषधि, मन प्रभावी पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ के अवैध व्यापार की रोकथाम हेतु, एडिक्ट की पहचान, उनका उपचार एवं पुनर्वास हेतु। सी औषधि के दुरुपयोग के विरुद्ध जनता को शिक्षित करने हेतु। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी के लिए। इसके बाद 68 एनडीपीएस एक्ट 1985 में नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों से संबंध क्रियाकलापों अथवा गतिविधियों पर प्रतिबंध कंट्रोल रेगुलेशन हेतु प्रावधान दिए गए हैं। पीसीआर के बारे में बताया गया है अध्याय 3 में, जो बात करता है धारा 8 से लेकर 14 तक। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 69 एनडीपीएस एक्ट की किस धारा के अंतर्गत कोका पौधे, अफीम पोस्ट आदि की खेती प्रतिबंधित की गई है? धारा 8 में। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 70 एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 8 के तहत किस संक्रिया का प्रतिषेध किया गया है? ए ऑप्शन, कोका के पौधे की खेती करना। बी कोका के पौधे के किसी भाग का संग्रहण करना। सी किसी एनडीपीएस पदार्थ का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा करना। डी उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन। इसके बाद 71 एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 के तहत निम्नांकित में से किस
प्रयोजन की संक्रियाओं का प्रतिषेध नहीं किया गया है। चिकित्सीय या वैज्ञानिक प्रयोजन के लिए इसका सी ऑप्शन होगा, जिसका प्रतिषेध नहीं किया गया है। धारा 8 में 72, इसमें कौन सा कथन असत्य है? धारा 8 के तहत निम्न संक्रिया को प्रतिषेधित किया गया है। ए ऑप्शन, किसी कोका के पौधे की खेती या उसके किसी भाग का संग्रहण करना प्रतिषेधित है। बी, अफीम पोस्ट या किसी कैनबिस के पौधे की खेती। सी, अलंकारिक प्रयोजनों के लिए पोस्ट तृण का निर्यात। यह प्रतिषेधित नहीं है, जो असत्य है। इसका सी ऑप्शन। 73, धारा 8 में कौन सी क्रियाओं को निषिद्ध नहीं किया गया है? कोका के पौधे की कृषि निषिद्ध है, लेकिन नहीं किया गया है। बी, कोका के पौधे के किसी भाग को सजावट के लिए एकत्रित करना। सी, अफीम की खेती करना। डी, अफीम में डंडलों को सजावट के लिए निर्यात करना निषिद्ध नहीं किया गया है, यानी कि रोका नहीं गया है धारा 8 में, इसलिए डी ऑप्शन होगा इसका। 74, अपराध से व्युत्पन्न संपत्ति से संबंधित कतिपय क्रियाकलापों का प्रतिषेध प्रावधानित है। अपराध से उत्पन्न संपत्ति आपने कमाई है, उसके बारे में प्रावधानित किया गया है धारा 8A में। इसका बी ऑप्शन सही होगा। 75, एनडीपीएस एक्ट 1985 की किस धारा के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को यह जानते हुए अर्जन नहीं करेगा जो इस एक्ट के अंतर्गत कारित किए गए अपराध से प्राप्त की गई है? धारा 8A, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 76, एनडीपीएस एक्ट के तहत अनुज्ञा देने, कंट्रोल और रेगुलेशन करने की केंद्र सरकार की शक्ति का प्रावधान किया गया है धारा 9 में, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। 77, मन प्रभावी पदार्थ के विनिर्माण, कब्जा, परिवहन, अंतर्राज्यीय आयात, अंतर्राज्यीय निर्यात, विक्रय, क्रय, उपभोग या उपयोग तथा स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ का भारत में आयात और भारत से निर्यात या स्थानांतरण के बाबत धारा 8 के उपबंधों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित में से कौन नियमों द्वारा अनुज्ञा दे सकेगी और उसका रेगुलेशन कर सकेगी? केंद्र सरकार अनुज्ञा देगी। इसका बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 78, किसी एनडीपीएस के उत्पादन या विनिर्माण में किसी नियंत्रित पदार्थ के प्रयोग को ध्यान में रखते हुए लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो निम्नांकित में से कौन आदेश द्वारा उसके उत्पादन, विनिर्माण, प्रदाय और वितरण तथा उसके व्यापार और वाणिज्य को रेगुलेट या प्रतिषिद्ध यानी कि रोकने का उपबंध कर सकेगी? केंद्र सरकार। इसका डी ऑप्शन सही है। 79, एनडीपीएस एक्ट की निम्नांकित में से किस धारा के तहत अनुज्ञा देने, कंट्रोल, रेगुलेशन करने की राज्य सरकार की शक्ति का प्रावधान किया गया है? राज्य सरकार की शक्ति का प्रावधान है धारा 10 में,
और धारा 9 में केंद्र सरकार की बात करता है। इसमें राज्य सरकार के बारे में पूछा गया है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 80 निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? धारा 8 के उपबंध के अधीन रहते हुए राज्य सरकार नियमों द्वारा अनुज्ञा दे सकेगी और उसका रेगुलेशन कर सकेगी। अफीम का उत्पादन और विनिर्माण और पोस्ट तृण का उत्पादन करने की अनुज्ञा दे सकेगी राज्य सरकार। इसका डी ऑप्शन सही होगा। 81 धारा 8 के उपबंधों के अधीन रहते हुए केंद्र सरकार नियमों द्वारा निम्नलिखित के लिए अनुज्ञा नहीं दे सकेगी और उसका रेगुलेशन नहीं करेगी। ए कोका के पौधे की खेती या उसके किसी भाग का संग्रह परमिशन नहीं देगी केंद्र सरकार धारा 8 में। बी अफीम का उत्पादन और मैन्युफैक्चरिंग तथा पोस्ट तृण का उत्पादन। सी स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ का भारत में आयात और भारत से निर्यात। डी पोस्ट तृण का कब्जा, परिवहन, अंतर्राज्यीय आयात, अंतर्राज्यीय निर्यात, भंडारण, विक्रय, क्रय, उपभोग एवं उपयोग की अनुज्ञा नहीं देगी। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 82 धारा 10 मादक द्रव्य तथा मनोउत्तेजक पदार्थ एक्ट के अंतर्गत नियम बनाकर राज्य सरकार अनुज्ञा देगी तथा रेगुलेशन करेगी। निम्न में से सही कथन चुनिए। इसका जो बी ऑप्शन है, औषधीय अफीम का विनिर्माण ऐसी सामग्री से जिसे निर्माता कब्जे में रखने हेतु विधि पूर्वक अधिकृत हो। इसका बी ऑप्शन सही होगा। 83 एनडीपीएस में कुर्की यानी कि अटैचमेंट के दायित्वाधीन न होना प्रावधानित है धारा 11 में, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। 84 एनडीपीएस एक्ट की धारा 12 स्वापक औषधि या मन प्रभावी पदार्थों के संबंध में उपबंध करती है। धारा 12 में बताया गया है बाह्य व्यापार पर निर्बंधन और इसकी सजा 24 में है, इसलिए इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। 85 सुरुचि कर्मक की निर्मित में उपयोग के लिए कोका के पौधे और कोका की पत्तियों के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है धारा 13 में। इसका सी ऑप्शन सही होगा। 86 कैनबिस के बारे में विशेष उपबंध किया गया है धारा 14 में, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। धारा 87 इसके बाद 87 कैनबिस के पौधे की खेती करने की अनुज्ञा सरकार दे सकती है। केवल फाइबर बीज उद्यान किसी के औद्योगिक प्रयोजन के लिए सरकार अनुज्ञा दे सकती है। इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 88 एनडीपीएस एक्ट 1985 का अध्याय 4 प्रावधानों से संबंधित है। एनडीपीएस के अध्याय 4 में अपराध और शास्तियों की बात की गई है, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। 89 पोस्ट तृण के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान किया गया है धारा 15 में, इसका ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 90
धारा 15 एनडीपीएस एक्ट 1985 दंड का प्रावधान करती है। 15 और पोस्ट तृण के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड, इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 91 जो कोई इस एक्ट के किसी उपबंध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई किसी लाइसेंस की शर्त के अल्प मात्रा में उल्लंघन से पोस्ट तृण का उत्पादन, कब्जा, परिवहन, अंतर्राज्यीय आयात, अंतर्राज्यीय निर्यात, विक्रय, क्रय, उपयोग करेगा या उसको भंडारण में रखने का लोप करेगा या भंडारित पोस्ट तृण को हटाएगा या उसकी बाबत कोई कार्य करेगा तो है दंडनीय होगा। ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा 1 वर्ष के कारावास से। इसका डी ऑप्शन सही है। 92 जो कोई इस एक्ट के किसी उपबंध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई किसी लाइसेंस की शर्त के उल्लंघन में पोस्ट तृण का उत्पादन, कब्जा, परिवहन, अंतर्राज्यीय आयात, अंतर्राज्यीय निर्यात, विक्रय, क्रय, उपयोग करेगा, उसको भंडारण में रखने का लोप करेगा, भंडारित पोस्ट तृण को हटाएगा या उसकी बाबत कोई कार्य करेगा, परंतु जहां उल्लंघन वाणिज्यिक मात्रा से कम किंतु अल्प मात्रा से अधिक मात्रा से संबंधित है तो ऐसे व्यक्ति को 10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा। इसका डी ऑप्शन सही होगा। 93 कोका के पौधे और कोका की पत्तियों के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान किया गया है धारा 16 में। इसका बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 94 जो कोई इस एक्ट के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई लाइसेंस की शर्त के उल्लंघन में किसी कोका के पौधे की खेती करेगा या कोका के पौधे के किसी भाग का संग्रहण करेगा या कोका की पत्तियों का उत्पादन, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, अंतर्राज्यीय आयात, अंतर्राज्यीय निर्यात या उपयोग करेगा तो है कठोर कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा 10 वर्ष तक और 1 लाख रुपए के जुर्माने से। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 95 एनडीपीएस एक्ट की धारा 16 के तहत अधिकतम कितनी सजा व जुर्माने का प्रावधान है। अधिकतम सजा 10 वर्ष और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। 96 निर्मित अफीम के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। निर्मित अफीम के उल्लंघन में दंड का प्रावधान किया गया है धारा 17 में। इसका सी ऑप्शन सही है। 97 निर्मित अफीम के संबंध में जहां उल्लंघन अल्प मात्रा का हो वहां किस अवधि के कारावास या कितनी राशि के अर्थदंड से दंडित किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा 1 वर्ष तक का कारावास या 10,000 रुपये जुर्माना या दोनों से, क्योंकि अल्प मात्रा से दंडित करना है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। 98 अफीम पोस्ट और अफीम के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। अफीम पोस्ट को परिभाषित किया गया है धारा 18 में, जो दंड के बारे में बताती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। 99
अभियुक्त से जब्त किया गया पदार्थ अफीम पोस्ट के कोगुलेटेड जूस के रूप में अफीम था। यह अफीम के साथ किसी अन्य न्यूट्रल पदार्थ का सम्मिश्रण नहीं था। यह निर्धारित करने के लिए क्या पदार्थ अल्प मात्रा अथवा व्यावसायिक मात्रा का होगा। अफीम में माफीन की मौजूदगी का निर्धारण निम्न में से क्या होगा। यह पूर्णतः असंगत है। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सही। इसके बाद 100 वाणिज्यिक मात्रा में अफीम पोस्ट की खेती करने पर न्यूनतम कितना दंड दिया जा सकता है। न्यूनतम दंड दिया जा सकता है 10 वर्ष का कारावास या 1 लाख रुपए का जुर्माना। इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 101 यदि कोई खेतीहर उत्पादित अफीम का गमन इसे धारा 19 से पूछा गया है या उसका अन्यथा डिस्पोजल करेगा तो उस पर अधिकतम जुर्माना अधिरोपित किया जा सकेगा। 2 लाख रुपए तक का अधिकतम जुर्माना है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। 102 केंद्र सरकार के लिए अफीम पोस्ट की खेती करने के लिए लाइसेंस जो कोई खेतीहर उत्पादित अफीम या उसके किसी भाग का गमन करेगा या उसका अन्यथा अवैध डिस्पोजल करेगा तो वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि हो सकेगी 10 वर्ष से कम नहीं 20 वर्ष तक। इसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 103 वाणिज्यिक मात्रा में अफीम पोस्ट की खेती करने पर न्यूनतम कितना दंड दिया जाएगा। न्यूनतम दंड दिया जाएगा 10 वर्ष का कारावास व जुर्माना। इसका सी ऑप्शन सही है। 104 खेतीहर द्वारा अफीम का गमन करने के लिए अधिकतम दंड 20 वर्ष है। इसका डी ऑप्शन सही होगा। 105 कैनबिस के पौधे और कैनबिस के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान किया गया है धारा 20 में, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। 106 जो कोई इस एक्ट के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई लाइसेंस की शर्त के उल्लंघन में किसी कैनबिस के पौधे की खेती करेगा तो है दंडित माना जाएगा 10 वर्ष तक के कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने से। 107 एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत प्रावधान किया गया है विनिर्मित औषधियों और निर्मितियों के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। 108 क्या किसी मिश्रण में स्वापक औषधि की अल्प अथवा वाणिज्यिक मात्रा का निर्धारण करने के लिए किसी उदासीन पदार्थ की मात्रा प्रतिशत को विचार में लिया जा सकता है। हाँ, यदि पृथक किए जाने योग्य नहीं है तो विचार में ले सकते हैं। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 109 इस सिद्धांत की किसी मिश्रण में स्वापक औषधि की अल्प मात्रा वाणिज्यिक मात्रा का निर्धारण करने के लिए किसी उदासीन पदार्थ की मात्रा विचार में लिया जा सकता है। यह किस केस के माध्यम से प्रतिपादित किया गया था। यह प्रतिपादित किया गया था ई माइकल राज बनाम
इंटेलिजेंस ऑफिसर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के केस में यह प्रतिपादित किया गया था, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 110 एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 के तहत प्रावधान किया गया है। 22 के तहत प्रावधान किया गया है मन प्रभावी पदार्थ के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड, यानी कि पीएस के उल्लंघन में दंड। इसका बी ऑप्शन सही होगा। 111 एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंतर्गत मादक द्रव्य एवं मनोउत्तेजक पदार्थ के भारत में आयात या भारत से निर्यात को किस धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 23 में परिभाषित किया गया है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। 112 जो कोई व्यक्ति मादक द्रव्य या मनोउत्तेजक पदार्थ का विधि विरुद्ध भारत में आयात करता है या भारत से निर्यात करता है अथवा स्थानांतरण करता है, निम्न कारावास से दंडनीय होगा। ऐसे व्यक्ति को कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी, जो 20 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। ए ऑप्शन सही होगा। 113 निम्न 4 कृत्यों में से कौन सा एक एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? पत्तियों से निर्मित भांग को आधिपत्य में रखना तथा पीना भी दंडनीय अपराध है। बी अवैध रूप से आसुत की गई मदिरा का सेवन। इसका 113 का गांजे का सेवन करना दंडनीय अपराध है। सी ऑप्शन। 114 धारा 12 के उल्लंघन में एनडीपीएस पदार्थ में 12 में बाह्य व्यापार की बात की गई है। दंड का प्रावधान है धारा 24 में। इसका सी ऑप्शन होगा। इसके बाद 115 ए एनडीपीएस एक्ट के उपबंधों के अधीन लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन कर मन प्रभावी पदार्थ का अंतर्राज्यीय आयात या निर्यात करता है तो वह निम्नलिखित में से किस दंड से दंडित किया जा सकता है? ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है न्यूनतम 1 वर्ष के कारावास या अधिकतम 20 वर्ष। इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 116 जो कोई इस एक्ट के किसी उपबंध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई लाइसेंस की शर्त के उल्लंघन में किसी मन प्रभावी पदार्थ का विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, अंतर्राज्यीय आयात, निर्यात या उपयोग करेगा जहां उल्लंघन वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है, तो ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा 10 वर्ष से कम नहीं किंतु 20 वर्ष तक की हो सकती है सजा। इसका सी ऑप्शन सही होगा। 117 किसी अपराध के किए जाने के लिए परिसर यानी कि 25 तुरंत पकड़ लेना है। जैसे ही परिसर दिखा धारा 25 में टिक कर देना है। बी ऑप्शन सही होगा इसका। 118 जो कोई किसी ग्रह, कक्ष, अहाते, जगह, स्थान, जीव जंतु या परिवहन का स्वामी या अधिभोगी होते हुए अथवा उसका कंट्रोल या उपयोग करते हुए उसका किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस एक्ट के किसी उपबंध के अधीन दंडनीय कोई अपराध करने के लिए उपयोग किए जाने की जानबूझकर अनुज्ञा देगा तो है दंडनीय होगा।
ऐसा व्यक्ति उपबंधित दंड से दंडित किया जाएगा। ए ऑप्शन सही है। 119 यदि इस एक्ट या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश के अधीन दी गई किसी लाइसेंस परमिट प्राधिकार के धारक अथवा उसके नियोजन में का और उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा उस निवृत्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की मांग पर ऐसी लाइसेंस परमिट या प्राधिकरण पेश करने में किसी युक्तियुक्त हेतु के बिना असफल रहेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि हो सकेगी वह दंडनीय होगा। 3 वर्ष के कारावास से। इसका सी ऑप्शन सही होगा। 120 एनडीपीएस एक्ट 1985 की किस धारा के अधीन किसी एनडीपीएस पदार्थ के उपयोग के लिए दंड उपबंधित है? धारा 27 में बताया गया है। सी ऑप्शन सही होगा। 121 एक व्यक्ति के पास थोड़ी मात्रा में गांजा पाया जाता है जिसके संबंध में उसका कहना है कि वह उसके व्यक्तिगत उपयोग हेतु है। उपयोग की बात है तो धारा 27 लगा दीजिए बिना सोचे समझे। बिल्कुल सही होगा डी ऑप्शन। 122 एनडीपीएस एक्ट की धारा 27 के तहत प्रावधान किया गया है। धारा 27 के तहत प्रावधान है किसी स्वापक औषधि या मन प्रभावी पदार्थ के उपभोग के लिए दंड। इसका सी ऑप्शन सही होगा। 123 जो कोई भी एनडीपीएस पदार्थ का उपयोग करेगा वह किस अवधि के कारावास तक दंडित किया जाएगा? 1 वर्ष के कारावास से। इसलिए ए ऑप्शन सही है। 124 एनडीपीएस एक्ट की धारा 8A के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान किया गया है धारा 27B में। इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। 125 जो कोई धारा 8 के उपबंध का उल्लंघन करेगा ऐसी अवधि के लिए जो 3 वर्ष से कम नहीं होगी जो 10 वर्ष तक की हो सकती है। इसका डी ऑप्शन सही है। 126 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध करने के प्रयत्नों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। प्रयत्न 28 में अटेम्प्ट की बात की गई है। इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। धारा 28। 127 जो कोई एनडीपीएस एक्ट के अध्याय 4 के अधीन दंडनीय कोई अपराध करने का या ऐसे अपराध का किया जाना कारित करने का प्रयत्न करेगा और ऐसा प्रयत्न करने में उस अपराध के संबंध में कोई कार्य करेगा तो ऐसे व्यक्ति को जो उपबंधित दंड है उस धारा का उससे दंडित किया जाएगा। इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 128 एनडीपीएस एक्ट के अधीन अपराध किए जाने के प्रयत्न तथा उसकी तैयारी दोनों एक पृथक पृथक अपराध है। अटेम्प्ट को 28 में परिभाषित किया गया है और तैयारी को धारा 30 में परिभाषित किया गया है। दोनों पृथक पृथक अलग अलग अपराध है। ए ऑप्शन सही होगा। 129 एनडीपीएस एक्ट की निम्नांकित में से किस धारा के तहत दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान है? धारा 29 में। इसका बी ऑप्शन सही है। 130 कोई व्यक्ति जो अध्याय 4 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है या ऐसे किसी अपराध के आपराधिक षड्यंत्र का भागी बनता है
परंतु ऐसा अपराध ऐसे दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप या ऐसे आपराधिक षड्यंत्र के अनुसरण में नहीं किया जाता तो वह व्यक्ति दंडनीय होगा उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से। सी ऑप्शन सही होगा इसका। इसके बाद 131 एनडीपीएस एक्ट के संबंध में निम्न में से कौन सा एक असत्य है? ए ऑप्शन, अपराध कारित करने का प्रयास दंडनीय है, सत्य है लेकिन यहाँ पर असत्य बताना है। बी, अपराध का दुष्प्रेरण दंडनीय है। सी, आपराधिक षड्यंत्र दंडनीय है। डी, अपराध की तैयारी दंडनीय है। दंडनीय नहीं है लेकिन तैयारी तो दंडनीय है धारा 30 में, इसलिए इसका डी असत्य हो जाएगा। इसके बाद 132 यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य जो धारा 19, 24, 27 ए के किसी उपबंध के अधीन दंडनीय अपराध और किसी ऐसे अपराध के लिए जो किसी एनडीपीएस पदार्थ की वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है गठित करता है करने की तैयारी करेगा, करने का लोभ करेगा और मामले की परिस्थितियों से युक्तियुक्त रूप से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह उस अपराध को करने की अपने आशय से क्रियान्वयन करने के लिए दृढ़ संकल्प था किंतु उसकी इच्छा से स्वतंत्र परिस्थितियों द्वारा रोका गया था तो वह दंडनीय होगा। वह तैयारी को धारा 30 में बताया गया। तैयारी कैसी करनी है? आधी करनी है, आधे दंड से दंडित किया जाएगा, अधिकतम अवधि के आधे दंड तक, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 133 मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम के तहत अपराध किए जाने की तैयारी के लिए कितने दंड का प्रावधान है? धारा 30 में तैयारी बताई गई है, तैयारी आधी करनी है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 134 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ की वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित अपराध किए जाने की तैयारी तथा प्रयत्न दोनों अलग अलग अपराध है, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। 135 एनडीपीएस एक्ट 1985 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात अपराधों के लिए वर्धित दंड का प्रावधान किया गया है? धारा 31 में वर्धित दंड के प्रावधान किए गए हैं, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। 136 यदि कोई व्यक्ति जिसको इस एक्ट के अधीन दंडनीय कोई अपराध करने या करने का प्रयत्न करने या उसका दुष्प्रेरण करने या करने का आपराधिक षड्यंत्र करने के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है, तत्पश्चात इस एक्ट के अधीन उतने ही दंड से दंडनीय कोई अपराध करने या करने का प्रयत्न करने या उसका दुष्प्रेरण करने या करने का आपराधिक षड्यंत्र करने के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है तो वह द्वितीय और प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए दंडनीय होगा उसके 1.5 गुना से, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा इसका। 137 एनडीपीएस एक्ट के अधीन किस धारा में पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात कुछ अपराधों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान है? धारा 31 ए में मृत्यु दंड का प्रावधान है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। 138 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मृत्यु दंड का प्रावधान दिया गया है धारा 31 ए में, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। 139
मृत्युदंड का प्रावधान धारा 31A में है, इसका डी ऑप्शन होगा। इसके बाद 140 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत किसी अपराध के लिए अधिकतम कितना दंड दिया जा सकता है? इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। 141 धारा 31A स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत अधिकतम दंड मृत्यु दंड दिया जा सकता है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। 142 यदि कोई व्यक्ति जिसको इस एक्ट के उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश की दी गई किसी लाइसेंस, परमिट या प्राधिकरण की किसी शर्त का जिसके लिए इस अध्याय में पृथक रूप से किसी दंड का उपबंध नहीं किया गया है, उल्लंघन करता है तो वह दंडनीय होगा धारा 32 में। जहां कहीं एनडीपीएस में दंड का प्रावधान नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को धारा 32 में दंडित किया जाएगा, जिसमें लिखा है 61 माइनस यानी कि 6 महीने की सजा या 1000 रुपये के जुर्माने से। इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। 143 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कारित अपराध जिनके लिए अधिनियम में दंड का प्रावधान नहीं है, ऐसे व्यक्ति को धारा 32 में दंड दिया जाएगा, जिसकी सजा 6 महीने या जुर्माना 1000 रुपये होगा। ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 144 एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 32A के तहत प्रावधान किया गया है। 32A में बताया गया है निलंबन, परिहार, लघुकरण ना होना, इसका बी ऑप्शन। 145 एनडीपीएस एक्ट की धारा 33 के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस एक्ट के अधीन धारा 27 से भिन्न दिए गए किसी दंडादेश का नहीं किया जाएगा, ना तो निलंबन किया जाएगा, ना परिहार किया जाएगा और ना ही लघुकरण। इसलिए इनमें से सभी तीनों हैं। 146 एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंतर्गत दिए गए किसी दंड को ना तो निलंबित किया जा सकता है, ना ही शिथिलीकरण किया जा सकता है, ना ही अदल बदल कर लघुकरण किया जा सकता है। डी उपरोक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही होगा इसका। 147 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत परिवीक्षा का लाभ अपराध के एक दोषसिद्ध को केवल तब ही प्रदान किया जा सकता है जब ऐसा व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है एवं स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 26 और 27 में दंडनीय है, तो ऐसे व्यक्ति को परिवीक्षा का लाभ दिया जा सकता है। इसका बी ऑप्शन सही है। 148 धारा 27 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दोषसिद्ध व्यक्ति के संबंध में अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत क्या उपबंधित है? परिवीक्षा पर रिहा किया जा सकता है ऐसे व्यक्ति को, इसका बी ऑप्शन सही होगा। 149 यहाँ पर अब BNSS 2023 की धारा 401 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की कोई बात इस एक्ट के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष किसी व्यक्ति को तब तक लागू नहीं होगी जब तक वह अपराध किए जाने के लिए उस व्यक्ति को सिद्ध दोष ठहराया जाता है। धारा 26 और 27 में
18 वर्ष से कम आयु का नहीं है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। 150 अपराध के किए जाने से प्रवृत्त रहने के लिए अधिकतम कितनी कालावधि के लिए प्रतिभूति अपेक्षित है? अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 151 आपराधिक मानसिक दशा के अंतर्गत आता है। एम पी डी 35, 54, 66। धारा 35 में मानसिक दशा की अवधारणा है। धारा 54 में पोजीशन की अवधारणा है। धारा 66 में डॉक्यूमेंट की अवधारणा है। यहाँ पर पूछा गया है अंतर्गत आता है, यह तीनों आते हैं, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। 152 एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा विशेष न्यायालय के गठन के लिए से संबंधित है। धारा 36। ए ऑप्शन इसका सही होगा। 153 एनडीपीएस एक्ट के अधीन अपराध का शीघ्र ट्रायल करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार गठन कर सकेगी। राज्य सरकार गठन करती है स्पेशल कोर्ट का। इसका सी ऑप्शन सही है। 154 एनडीपीएस एक्ट 1985 के अधीन अपराधों का ट्रायल किस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है? विशेष न्यायालय द्वारा। स्पेशल एक्ट है, स्पेशल न्यायालय तो ट्रायल करेगा। इसका बी ऑप्शन सही है। 155 विशेष न्यायालय में एकल न्यायाधीश होगा जिसे नियुक्त किया जा सकेगा राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से। इसका डी ऑप्शन सही है। 156 एनडीपीएस एक्ट के तहत विशेष न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कोई व्यक्ति तब तक योग्य नहीं होगा जब तक ऐसे व्यक्ति को सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश ना हो। इसका डी ऑप्शन सही है। 157 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दंडनीय अपराध विचार योग्य है। विचार योग्य है केवल उच्च न्यायालय द्वारा। ए ऑप्शन इसका जो सी ऑप्शन है विशेष न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है। इसका सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन लगभग 30-40 मिनट का वीडियो और होगा। 158 एनडीपीएस एक्ट 1958 के अधीन अपराधों का ट्रायल निम्न न्यायालय द्वारा किया जाएगा। अपराधों का जो ट्रायल है विशेष न्यायालय द्वारा किया जाएगा। इसका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 159 एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के लिए न्यायाधीश की क्या योग्यताएं होंगी? सेशन न्यायाधीश रहा हो। सी ऑप्शन सही है इसका। 160 एनडीपीएस एक्ट की धारा 36 के अधीन गठित विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता होनी चाहिए। ऐसा न्यायाधीश सेशन न्यायाधीश या अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हो। इसका सी ऑप्शन सही है। 161 मादक द्रव्य एवं मनोउत्तेजक पदार्थ एक्ट के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए राज्य सरकार विशेष न्यायालय गठित करेगा। ऐसे न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय की सहमति से सरकार द्वारा की जाती है। राज्य सरकार की सहमति से उच्च न्यायालय द्वारा। इसका
डी ऑप्शन सही होगा। उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार द्वारा की जाती है। 162 एनडीपीएस एक्ट की धारा 36 के अधीन विशेष न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से की जाती है। ए ऑप्शन सही है। 63 यानी कि 163 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत ऐसे अपराध जो कितनी अवधि के कारावास से दंडनीय हैं का ट्रायल विशेष न्यायालय द्वारा किया जाएगा। 3 वर्ष से अधिक। सी ऑप्शन सही होगा इसका। 164 इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, पढ़ लीजिए इसे और कमेंट करके बताइए कौन सा सही है। 165 निम्न में से किस प्रकार के अपराध एनडीपीएस एक्ट की धारा 36A के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे? 3 वर्ष से अधिक अवधि से दंडनीय। इसका सी ऑप्शन सही होगा। 166 विशेष न्यायालय द्वारा एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत ऐसे प्रकरण ही विचारणीय होंगे जो दंडनीय हैं 3 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से। इसका ए ऑप्शन सही होगा। 167 सीआरपीसी 1973 के किसी बात के होते हुए भी एनडीपीएस एक्ट के अधीन कितनी कालावधि के कारावास से दंडनीय अपराधों का समरी ट्रायल किया जा सकता है? 3 वर्ष तक के कारावास का। इसका सी ऑप्शन सही है। 168 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत का अधिकार प्राप्त हो जाता है अगर अपराध का अनुसंधान पूर्ण नहीं होता है 180 दिनों में। इसका डी ऑप्शन सही है। 169 सिद्धांत की सीआरपीसी की धारा 167(2) वीएनएस की धारा 187(2) का परंतु अधिनियम के अंतर्गत अपराधों पर लागू होगा प्रतिपादित किया गया था भारत संघ बनाम थामी सारासी के केस में। डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में प्रतिपादित किया गया था। अगर पुलिस 180 दिनों तक चार्जशीट पेश नहीं करती है तो ऐसा व्यक्ति डिफ़ॉल्ट बेल का हकदार हो जाता है। इस केस में बताया गया था 170 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किस धारा के अंतर्गत अपराध का समरी ट्रायल नहीं किया जा सकता? समरी ट्रायल नहीं किया जा सकता है धारा 18 में। इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। 171 एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 36B में प्रावधान किया गया है। 36B में अपील और रिवीजन का प्रावधान किया गया है। इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा। 172 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है। इसलिए डी ऑप्शन धारा 37 में बताया गया है संज्ञेय और अजमानती मतलब गैर जमानती है। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ए और सी दोनों। 173 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत किए गए अपराध है संज्ञेय है और गैर जमानती है। इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। 174 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। 175 एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंतर्गत अपराध की प्रकृति कैसी होती है? अपराध की जो प्रकृति है वह संज्ञेय होती है। इसका ए ऑप्शन सही है। 176 निम्नलिखित में से कौन एनडीपीएस एक्ट के अध्याय 4 में वर्णित
अपराधों के संबंध में सत्य नहीं हैं। आजमानती सत्य है, संज्ञेय है, सही है। प्रशमन योग्य नहीं है। डी ऑप्शन असत्य होगा। 177 क्या इस एक्ट की धारा 37 के अंतर्गत वर्जन उस प्रकरण में प्रयोज्य होगा जहां प्रतिभूति मंजूर करने के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति अपराध का अभियुक्त है 5 वर्ष के कारावास से दंडनीय। इसका बी ऑप्शन सही होगा। 178 निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 19, 24, 27 ए के अधीन अपराधों के लिए और वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित अपराधों के लिए दंडनीय किसी अपराध के लिए अभियुक्त को जमानत पर निर्मुक्त किया जा सकता है। लोक अभियोजक की निर्मुक्ति के आवेदन के विरोध का अवसर नहीं दिया है। यह गलत है, उसे विरोध करने का अवसर दिया जाता है। इसमें गलत ही बताना था। 179 क्या एनडीपीएस की धारा 37 के अंतर्गत वर्जन उस प्रकरण में प्रयोज्य नहीं होगा जहां पर धारा 20(2)(b) अपराध से अभियुक्त दंडनीय है? इसका डी ऑप्शन होगा। 180 एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध के संबंध में जब वह विश्वास करने योग्य समुचित कारण हो कि अभियुक्त अपराध का दोषी है तथा लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, तब निम्न में से किस अभियुक्त की जमानत स्वीकार नहीं की जाएगी? ऐसे किसी अपराध के अभियुक्त की जो 5 वर्ष अथवा अधिक के कारावास की सजा से दंडनीय है। इसका डी ऑप्शन होगा सही। 181 एनडीपीएस एक्ट की धारा 1985 के अधीन अपराध में आरोपित अभियुक्त के संबंध में 438 अग्रिम जमानत का प्रावधान है। अब 482 में वीएनएसएस का प्रावधान धारा 37 की सीमाओं के साथ लागू होंगे। इसका बी ऑप्शन सही होगा। 182 एनडीपीएस एक्ट के तहत कुछ अपराधियों को परिवीक्षा पर निर्मुक्त करने की न्यायालय की शक्ति का प्रावधान है। धारा 37 में ए ऑप्शन सही होगा इसका। 183 एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंतर्गत परिवीक्षा पर छोड़े जाने का लाभ कौन प्राप्त कर सकता है? धारा 27 में दोषी व्यक्ति, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। 184 परिवीक्षा पर रिहा किया जा सकता है। धारा 27 के अंतर्गत दोष सिद्ध व्यक्ति को, ए ऑप्शन इसका भी सही होगा। इसके बाद 185 एनडीपीएस एक्ट की निम्नांकित में से किस धारा के तहत वारंट जारी करने की शक्ति और प्राधिकार के संबंध में प्रावधान किया गया है? धारा 41 में, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। 86 एनडीपीएस एक्ट की धारा 41 के अंतर्गत तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति एमएम को प्राप्त है और जेएमएफसी भी है और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट जिसे राज्य सरकार प्राधिकृत करे, यह तीनों हैं। इसलिए डी ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। 187 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें आपको असत्य कथन बताना था। एनडीपीएस एक्ट के तहत वारंट और प्राधिकार जारी करने के लिए सशक्त है महानगर मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से
सशक्त द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, यह तीनों हैं, लेकिन असत्य पूछा गया इसलिए डीएम नहीं है। सी ऑप्शन। 188 निम्न में से किसे धारा 41 मादक द्रव्य तथा मनोउत्तेजक पदार्थ एक्ट के अंतर्गत वारंट तथा प्राधिकार जारी करने की शक्ति नहीं प्राप्त है? जिला मजिस्ट्रेट को प्राप्त नहीं है। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 189 एनडीपीएस एक्ट की निम्नांकित में से किस धारा के तहत वारंट या प्राधिकार के बिना प्रवेश, धारा 42 में बिना वारंट के प्रवेश की बात की गई है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। 190 एनडीपीएस एक्ट अधिनियम की धारा 42 के प्रावधान प्रयोज्य नहीं होते, यह प्रयोज्य नहीं होते। धारा 42 के प्रावधान आकास्मत बरामदगी पर, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। 191 निम्नलिखित में से किस केस में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत की एक्ट की धारा 42 के प्रावधानों का अनुपालन ट्रायल को दूषित नहीं करेगा यदि अभियुक्त को कोई प्रतिकूलता कारित नहीं हुई हो? प्रतिपादित किया गया था पंजाब राज्य बनाम बलवीर सिंह के मामले में। 192 एनडीपीएस एक्ट की किस धारा में अधिकारी द्वारा लोक स्थान, यहाँ पर पब्लिक प्लेस आ गया है तो समझ जाइए धारा 43, ए ऑप्शन सही है इसका। 193 एनडीपीएस की धारा 41, 42, 43 के अधीन वारंट या प्राधिकार के बिना तलाशी ली जा सकती है। इस एक्ट के अधीन जो सशक्त किए गए अधिकारी है उनके द्वारा, इसका डी ऑप्शन सही होगा। 194 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत प्रवेश, तलाशी, सीज तथा गिरफ्तारी के सख्ती के बारे में धारा 42, 43, 44 तीनों में है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा उपरोक्त तीनों। 195 एनडीपीएस एक्ट की धारा 41, 42 और 43 के उपबंध लागू होंगे कोका के पौधों से संबंधित अपराध पर, अफीम पोस्ट पर, सी कैनबिस के पौधों पर, डी उपरोक्त सभी पर लागू होंगे। डी ऑप्शन सही होगा इसका। 196 एनडीपीएस एक्ट की किस धारा के अनुसार भूमि धारक का कर्तव्य होगा जानकारी देने का? धारा 46 में, धारा 47 में अधिकारी जानकारी देंगे, लेकिन इसका डी ऑप्शन सही है। 197 एनडीपीएस एक्ट की धारा 46 के तहत अवैध खेती की इतला देने का कर्तव्य अधिरोपित किया गया है। अधिरोपित किया गया है भूधारक का धारा 46 में, इसका सी ऑप्शन सही है। 198 प्रत्येक भूधारक किसी ऐसे अफीम पोस्ट, कैनबिस के पौधे या कोका के पौधे के बारे में जिसकी खेती उसकी भूमि में अवैध रूप से की जाती है तुरंत इतला देगा। तुरंत इतला देगा किसी पुलिस अधिकारी को या धारा 42 में उल्लेखित अधिकारी को इतला देगा तुरंत। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 199 अवैध रूप से खेती की इतला देने का सरकार के प्रत्येक अधिकारी, प्रत्येक सरपंच, पंच अधिरोपित कर्तव्य है धारा 47 में, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 200 अफीम पोस्ट, कोका के पौधे आदि की अवैध खेती किए जाने की तुरंत सूचना की जिम्मेदारी किसकी है? प्रत्येक पंच की,
प्रत्येक सरपंच की, प्रत्येक सरकारी ऑफिसर की, इन सभी की जिम्मेदारी है कि सूचना देगा तुरंत अगर अफीम या कोका के पौधे की खेती की जा रही है। 201 एनडीपीएस एक्ट की कौन सी धारा अफीम पोस्ट, भांग के पौधे, कोका की अवैध खेती को कुर्क करने का प्रावधान करती है? धारा 48। इसका सी ऑप्शन सही है। 202 निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? यदि किसी अफीम पोस्ट, कैनबिस या कोका के पौधे की अवैध रूप से खेती की जाती है तो उसको कुर्क करने या उसकी फसल को नष्ट करने का आदेश दे सकता है कोई ऐसा मजिस्ट्रेट जिसे राज्य सरकार द्वारा धारा 42 के अधीन सशक्त राजपत्रित पंक्ति के किसी अधिकारी द्वारा या इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त कोई अधिकारी। इसका डी ऑप्शन सही है। 203 एनडीपीएस पदार्थ को कुर्की के दायित्वाधीन किया जा सकता है? कुर्क नहीं किया जा सकता, इसका डी ऑप्शन होगा। 204 ऐसे अफीम पोस्ट का कोका पौधों जिनकी खेती अवैध रूप से की गई हो को कुर्क करने का आदेश कौन दे सकता है? कुर्क करने का आदेश दे सकता है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, सशक्त किया गया राजपत्रित अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा कोई सशक्त मजिस्ट्रेट। यह तीनों आदेश दे सकते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। 205 एनडीपीएस एक्ट के तहत निम्नांकित में से कौन प्रवहन को रोकने और उसकी तलाशी लेने के लिए सशक्त है? यानी कि प्रवहन, जलयान, वायुयान यान को रोकने धारा 49 में बताया गया है। अगर वह नहीं रोक रहा है तो गोली मार भी सकता है वायुयान में उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में जिसमें अफीम कोई व्यक्ति ले जा रहा है या चरस या गांजा या कोकीन ले जा रहा है, ऐसे हेलीकॉप्टर में गोली भी मार सकता है, धारा 49 में लिखा है। इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, धारा 42 के अधीन प्राधिकृत कोई अधिकारी। इसके बाद 206 किस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने यह निर्धारित किया है कि प्राधिकृत अधिकारी के लिए एनडीपीएस पदार्थ एक्ट की धारा 50(1) के उपबंध आज्ञापक है और इनका कठोरता से पालन आवश्यक है? यह भी निर्धारित किया है कि प्राधिकृत अधिकारी के लिए अनिवार्य है कि जिस व्यक्ति की तलाशी आश्रित हो उसे उसके इस अधिकार से अवगत कराया जाए कि उसकी तलाशी विज्ञप्त अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष ली जा सकती है। विजय सिंह चंदुभा जडेजा बनाम गुजरात राज्य के मामले में यह निर्णय आया था। 207 एक्ट की धारा 50 लागू होगी केवल उस मामले में जहां स्वापक औषधि अभियुक्त के शरीर से बरामद हुई है, वहां पर लागू होती है एनडीपीएस की धारा 50, इसलिए ए ऑप्शन सही है। 208 एनडीपीएस एक्ट 1985 की किस धारा के अधीन वे शर्तें जिनके अधीन व्यक्तियों की तलाशी ली जाएगी? धारा 50, इसका ए ऑप्शन सही है। 209 धारा 50 एनडीपीएस एक्ट निम्न में से किन मामलों में लागू नहीं होगी? व्यक्ति की तलाशी के संबंध में लागू होती है, कपड़ों के संबंध में लागू होती है, लेकिन हाथ में रखे थैले की तलाशी के संबंध में लागू नहीं होती। सी ऑप्शन। 210 एनडीपीएस एक्ट की धारा 50(5) के अधीन तलाशी लिए जाने के पश्चात
उक्त अधिकारी ऐसे विश्वास के कारणों को लेखबद्ध करेगा जिसकी वजह से ऐसी तलाशी की आवश्यकता पड़ी थी और उसकी एक प्रति अपने वरिष्ठ अधिकारी को 72 घंटे के भीतर भेजेगा। धारा 50(5) में लिखा है और 72 घंटे के भीतर भेजेगा। इसके बाद 211 NDPS एक्ट 41, 42, 43 के अधीन किसी व्यक्ति की तलाशी केवल उस एक्ट के अधीन स्पेसिफाई अधिकारी द्वारा ही ली जा सकती है। डी ऑप्शन सही है। 212 NDPS एक्ट की धारा 50 किसी स्थान की तलाशी से भिन्न एक व्यक्ति की तलाशी के लिए प्रभाव में आएगी, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा स्थापित किया गया। यह स्थापित किया गया था पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह के मामले में। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 213 यह सिद्धांत की अधिनियम की धारा 50 अभियुक्त के पास पाए गए सामान की तलाशी पर प्रयोज्य नहीं होती है। प्रतिपादित किया गया था इसे हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम पवन कुमार के मामले में। 214 स्वापक औषधि यानी कि NDPS एक्ट के तहत निम्नांकित में से कौन भारत के किसी गंतव्य के लिए या विदेश को ऐसे विदेश के समक्ष प्राधिकारी के परामर्श से जिसको ऐसा पास भेजा जाना है ऐसी रीति से विहित की जाएगी, किसी पारेषण के नियंत्रित परिधान को अपने जिम्मे में ले सकेगा। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का महानिदेशक। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 215 निम्नांकित में से NDPS एक्ट के अधीन अपराधों के अन्वेषण के लिए किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की शक्तियां औषधि कंट्रोल, राजस्व या उत्पाद शुल्क विभाग या किसी अन्य विभाग के किसी अधिकारी अथवा ऐसे वर्ग के अधिकारियों में विनिहित कर सकेगी राज्य सरकार। 216 NDPS एक्ट के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति गिरफ्तारी या सीज करता है तो 48 घंटे के अंदर सूचना देगा अपने वरिष्ठ अधिकारी को। 217 जब कोई व्यक्ति यहाँ पर गिरफ्तारी और सीज आया है तो यहाँ पर 48 घंटे है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 218 NDPS और गिरफ्तारी और सीज, यहाँ पर भी गिरफ्तारी सीज आया तो 48 घंटे लगा दीजिए बिना देखे समझे। सी ऑप्शन सही होगा इसका। 219 अधिसूचित अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की संपत्ति के सीज की रिपोर्ट के संबंध में उपबंध किया गया है धारा 57A में, इसलिए ए ऑप्शन सही है। 220 जब कभी धारा 53 के अधीन अधिसूचित कोई अधिकारी इस एक्ट के अधीन कोई गिरफ्तारी या सीज करता है और अध्याय 5A के उपबंध ऐसी गिरफ्तारी या सीज के मामले में संलिप्त किसी व्यक्ति को लागू होते हैं तो गिरफ्तारी या सीज के कितने दिन के भीतर अधिकारिता वाले सक्षम प्राधिकारी को उस व्यक्ति की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों के बारे में एक रिपोर्ट देगा 45 दिन के भीतर। इसका बी ऑप्शन सही है। 221 जब कोई धारा 42, 43, 44 के अधीन सशक्त व्यक्ति के संदेह से किसी युक्त आधार के बिना तंग करने के लिए गिरफ्तारी करता है तो ऐसे व्यक्ति को 61-6 महीने तक की सज़ा हो सकती है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। 222 यदि कोई व्यक्ति इस एक्ट के अधीन जानबूझकर और दुर्भाव से मिथ्या इतला देता है जिसके परिणाम स्वरूप
किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या तलाशी की जाती है तो है दंडनीय होगा, और दंडनीय होगा 2 वर्ष तक के कारावास से। इसका सी ऑप्शन सही है। 223 कोई न्यायालय एनडीपीएस एक्ट की धारा 59(1)(2) के अधीन किसी अपराध का संज्ञान यथास्थिति कर सकता है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार की मंजूरी से किए गए लिखित परिवाद पर ही संज्ञान लेगा। इसका सी ऑप्शन सही है। 224 एनडीपीएस के अंतर्गत किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य अभिप्राप्त करने की दृष्टि से जो इस एक्ट के किन्हीं उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम आदेश के उल्लंघन से प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता संबंध या संगर्गिक है, किसी अपराध के लिए अभियोजन से संबंधित संपूर्ण परिस्थितियों का पूर्ण या सही प्रकटीकरण के बाबत उन्मुक्ति दे सकता है। उच्च न्यायालय, केंद्र सरकार या राज्य सरकार। इसका सी ऑप्शन सही है। 225 ऐसे किसी व्यक्ति को जो नशीली दवाएं और मादक द्रव्य अधिनियम 1985 के उल्लंघन में अदृश्य रूप से लिप्त है, साक्ष्य जुटाने की दृष्टि से अभियोजन से छूट प्रदान करने की शक्ति किसे प्राप्त है? केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को। इसका सी ऑप्शन सही है। 226 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत किए गए अपराध में प्रयुक्त वाहन जब्त किए जा सकेंगे। वाहन जब्त किए जा सकेंगे धारा 60 में। इसका सी ऑप्शन सही है। 227 एनडीपीएस एक्ट 64(1) के तहत संबंधित व्यक्तियों को दी गई और उसके द्वारा स्वीकार की गई उन्मुक्ति उसे किसी ऐसे अपराध के लिए जिसकी बाबत उन्मुक्ति दी गई है अभियोजन से उन्मुक्त कर देगी उस सीमा का तक जिस सीमा तक उन्मुक्ति का विस्तार है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 228 वीएनएसएस के उपबंध जहां तक वे इस एक्ट के उपबंधों से असंगत नहीं हैं, इस एक्ट के अधीन जारी किए गए सभी वारंटों तथा की गई गिरफ्तारियों, तलाशी और सीज को लागू होंगे। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 229 किसी एनडीपीएस पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ का विक्रय किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसको यह ज्ञान या विश्वास करने का कारण है कि ऐसे औषधि या पदार्थ इस एक्ट के तहत अधिहरणीय है, उसके आगम का विक्रय भी अधिहरण हो जाएगा। उसने जो कुछ कमाया है वो भी जब्त हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन सही है। 230 निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें आपको असत्य कथन बताना था। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। एक बार आप इसको पढ़ लीजिए क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है काफ़ी। 231 एनडीपीएस पदार्थ अध्याय 5(a) के तहत नातेदार से अभिप्रेत है। यह तीनों व्यक्ति अभिप्रेत है, इसलिए उपरोक्त सभी होगा। 232 असत्य है किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में जिसकी संपत्ति अध्याय 5(a) के अधीन जब्त की जा सकती है, संयुक्त अभिप्रेत है। वह व्यक्ति जो ऐसे व्यक्ति के आवासिक परिसर में मेहमान की तरह कभी आकर रहता है। बिल्कुल सही है। 233 यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से अर्जित संपत्ति धारा 68(c)(1) के उपबंध के उल्लंघन में धारित करता है, वहाँ ऐसी संपत्ति अध्याय 5(a) के उपबंध के अनुसार
जब्त हो जाएगी केंद्र सरकार को। इसका बी ऑप्शन सही है। 234 अध्याय 5A के अधीन ऐसे व्यक्ति की संपत्ति उस दशा में जब्त नहीं की जाएगी जिसको यह एक्ट लागू होता है। यथास्थिति उस तारीख से कितने समय पूर्व संपत्ति अर्जित की गई थी जब ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था या उसके विरुद्ध आदेश दिया गया। 6 वर्ष पूर्व। इसका सी ऑप्शन सही होगा। 235 अध्याय 5A के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए अन्य अधिकारी को प्राधिकृत कर सकती है केंद्र सरकार। इसका बी ऑप्शन सही है। 236 केंद्र सरकार अध्याय 5A के अधीन सीज या जब्त संपत्तियों के प्रबंध हेतु प्रशासक नियुक्त कर सकेगी। सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का ना हो। इसका बी ऑप्शन सही है। 237 एनडीपीएस की किस धारा के अनुसार इस एक्ट के अवैध रूप से अर्जित संपत्ति का जब्त की बाबत अध्याय 5A के अधीन किसी कार्रवाई में यह साबित करने का भार की धारा 68J के अधीन तामील की गई स्पेसिफाई कोई संपत्ति अवैध संपत्ति नहीं है प्रभावित व्यक्ति पर होगा। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। 238 अध्याय 5A के अधीन किन्हीं कार्रवाइयों में यह साबित करने का भार की अभियुक्त 68J के अधीन तामील की गई सूचना में स्पेसिफाई कोई संपत्ति अवैध रूप से अर्जित संपत्ति नहीं है। यह साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा। इसलिए सी ऑप्शन सही है। 239 एनडीपीएस की धारा 68 झा के अंतर्गत जहां संपत्ति के किसी भाग का संपहरण किया जाता है उसके मालिक द्वारा अर्थदंड का भुगतान करने पर निर्मुक्त की जा सकती है जिसकी राशि होगी बाजार मूल्य के बराबर। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 240 एनडीपीएस एक्ट के तहत गठित अपील अधिकरण का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो। इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। 241 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत गठित अपील अधिकरण का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो है या रहा है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 242 सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस तारीख से जिसको आदेश उसे तामील किया जाता है कितने दिनों के भीतर अपील कर सकता है। अपील कर सकता है 45 दिन के भीतर। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 243 अध्याय 5A के अधीन जारी की गई या तामील की गई कोई सूचना, की गई कोई घोषणा और पारित कोई आदेश उसमें उल्लेखित संपत्ति या व्यक्ति के वर्णन में गलती के कारण समझी जाएगी यदि ऐसी संपत्ति या व्यक्ति इस प्रकार उल्लेखित वर्णन से पहचाना जा सकता है अविधिवान नहीं समझी जाएगी ऐसी संपत्ति। इसलिए बी ऑप्शन सही है इसका। 244 एनडीपीएस एक्ट के अध्याय 5A निम्नांकित में से किस धारा के तहत सक्षम प्राधिकारी और अपील अधिकरण के पास सिविल न्यायालय की शक्तियां होना प्रावधान है। सिविल यानी कि एस धारा
268(s) में 245 एनडीपीएस एक्ट के अध्याय 5(a) के तहत रिकॉर्ड से प्रकट किन्हीं भूलों की परिशुद्धि करने के लिए यथास्थिति सक्षम प्राधिकारी या अपील अधिकरण उसके द्वारा किए गए किसी आदेश को उस आदेश की तारीख से कितनी अवधि के अंदर संशोधित कर सकती है? 1 वर्ष। इसका बी ऑप्शन सही है। 246 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत सक्षम अधिकारी या अपील प्राधिकरण किसी आदेश को कितनी अवधि के भीतर संशोधित कर सकता है? अवधि है 1 वर्ष, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। 247 एनडीपीएस एक्ट के अध्याय 5(a) के अंतर्गत किसी अन्य विधि के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी का कोई निष्कर्ष होगा किसी कार्रवाई के प्रयोजनों के लिए निश्चायक नहीं होना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। इसके बाद 248 एनडीपीएस एक्ट 1985 की किस धारा के अधीन गुड फेथ की कार्रवाई से संरक्षण दिया गया है? धारा 69 में। इसका डी ऑप्शन सही है। 249 एनडीपीएस एक्ट की निम्नांकित में से किस धारा के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा नियम बनाते समय अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का ध्यान रखा जाना प्रावधानित है? धारा 70 में। ए ऑप्शन सही होगा इसका। इसके बाद 250 कोई सिविल न्यायालय इस एक्ट के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित विषय पर किए गए किसी विनिश्चय या पारित किसी आदेश के विरुद्ध कोई वाद या कार्रवाई ग्रहण नहीं करेगा? ए अफीम पोस्ट की खेती के लिए किसी लाइसेंस का इनकार या रद्दकरण। बी ऐसी अफीम का अधिग्रहण। सी क्वालिटी। उपरोक्त तो सभी होगा इसका डी ऑप्शन। 251 इस एक्ट के उपबंधों को क्रियान्वयन करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्र सरकार दूर करेगी 3 साल में, इसलिए बी ऑप्शन सही है इसका। इसके बाद 252 ऐसा कोई आदेश जो इस एक्ट के उपबंधों को क्रियान्वयन करने में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार 3 वर्ष के भीतर दूर करेगी। सी ऑप्शन हो जाएगा। 253 एनडीपीएस एक्ट निम्नांकित में से किस धारा के तहत केंद्र सरकार की इस एक्ट के उपबंधों के निष्पादन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की शक्ति का प्रावधान है? धारा 74(a) में केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट को निर्देश देती है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार एनडीपीएस एक्ट से 253 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते थे जो हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताए हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और किस एक्ट के ऊपर ऑब्जेक्टिव प्रश्न चाहते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।